Hello everyone, welcome to Trishti CUET. So guys, once again I welcome you all here and in a very important session, heredity and variation. So जैसा कि आपको पता है कि आप सभी के लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें CBSE के साथ साथ आप CUET के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी सीरीज में आज आपका ये जो टॉपिक है हेरिडिटी और वेरिएशन का है। इसके पहले भी आपने जो टॉपिक्स हैं, आपके जो NCERT में टॉपिक है, सिलेबस में जो आपके टॉपिक्स हैं, उनके भी मैंने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। आप हमारे चैनल पर उनको देख सकते हैं। साथ ही आज जो हमारा सेशन है इसमें भी हम आपको 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो 20 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, साथ ही आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। एंड यस, अगर आप में से फर्स्ट टाइम कोई हमारे चैनल पर जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। ओके, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन होता क्या है। देखो, हेरिडिटी की अगर हम बात करें ना, तो हेरिडिटी इज जस्ट अ प्रोसेस। ठीक है, किस चीज का प्रोसेस है ये? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो फीचर्स हैं हमारे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनका जो ट्रांसफर हो रहा है, जैसे आपके मम्मी और पापा का कैरेक्टर आपके अंदर अगर आ रहा है, तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है जनरेशन, आपका कैरेक्टर आपके बच्चों के अंदर जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन को हम कहते हैं भिन्नता। दैट मीन्स कि अब जरूरी नहीं है ना कि मदर और फादर के सेम कैरेक्टर आपके अंदर आ रहे हैं, राइट? तो आप अगर सेम सेम आएंगे तो आप डिट्टो या तो मदर या तो फादर की तरह से लगेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। सभी की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है और ये इंडिविजुअलिटी इज ड्यू टू दिस वेरिएशन ओनली। तो चलो इसी को हम डिस्कस करेंगे आज इस सेशन में, इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे। So let's get start with the first question. A cross is made between a tall pea plant and a dwarf pea plant. What is the phenotypic ratio in the progeny? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके मेंडल के लॉ से क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो मेंडल में आपने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस वगैरह पढ़ा हुआ है, वहीं से आपको ये क्वेश्चन मिला हुआ है। क्या कह रहा है कि अगर आपने क्रॉस किया किसके बीच में? टॉल पी प्लांट, राइट? लेकिन वो कैसा प्लांट है? हेटेरोजाइगस प्लांट है। देखो, अगर एक कैपिटल यानी एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव जीन होती है तो हम उसको कहते हैं कि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है विथ अ ड्वार्फ पी प्लांट। देखो यहाँ पे आपको दोनों ही स्मॉल टी मिल रहा है, मतलब ये कैसा कंडीशन है? ये आपका होमोजाइगस कंडीशन कहलाएगा। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इनका क्रॉस करते हैं तो जो फिनोटिपिक रेशियो है प्रोजेनी का वो क्या होगा? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो में डिफरेंस होता है। फिनोटिपिक रेशियो बताता है कि फिजिकल अपीयरेंस, लाइक कितने प्लांट आपको बड़े दिख रहे हैं, कितने प्लांट आपको छोटे दिख रहे हैं। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे कि कितने हेटेरोजाइगस हैं और कितने होमोजाइगस हैं, डोमिनेंट है, रेसेसिव है। तो वहां पे हम जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखो, जब आप इसको क्रॉस कराओगे तो आपको क्या रिजल्ट निकल करके आएगा? जो हमारी F1 जनरेशन होगी उसमें कैपिटल टी हमारा स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा, फिर यही कैपिटल टी इसके साथ क्रॉस होगा, तो आपको ये दो कंडीशन मिली। अब हमारा जो स्मॉल टी है वो क्यों पीछे रहेगा? वो कहेगा मैं भी क्रॉस करूंगा, राइट? तो स्मॉल टी भी स्मॉल टी के साथ क्रॉस कर रहा है, इधर वाला स्मॉल टी इधर वाले स्मॉल टी के साथ क्रॉस कर रहा है। क्या कंडीशन देखने को मिल रही है यहाँ पे? ये दोनों प्लांट आपके कैसे होंगे? टॉल प्लांट होंगे, और ये दोनों प्लांट आपके कैसे हो रहे हैं? ये ड्वार्फ प्लांट हो रहे हैं। तो जो रेशियो निकल के आया वो क्या आया? सेम टू सेम आया, जितने टॉल उतने ड्वार्फ, राइट? तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। क्लियर है सभी को कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चंस को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड एज एन X-linked recessive trait?
लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट से रिलेटेड कौन सी बीमारी यहाँ पे है? सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर थैलेसेमिया। अब देखो एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट की अगर बात की गई है, दैट मीन्स कि आपके सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, वो एक्स वाई और एक्स एक्स जो क्रोमोसोम होता है उससे लिंक्ड डिजीज हो रही है। अगर यहाँ करेक्ट आंसर हम देखेंगे तो आपसे क्या पूछा, कौन सी वो डिसऑर्डर है, तो दैट इज योर हीमोफीलिया। अगर बाकी के ऑप्शंस को आप देखो, सिकल सेल अनीमिया को, सिकल सेल अनीमिया आपका एक ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर का क्या मतलब हुआ, देखिए हमारे बॉडी में दो टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, एक हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और बाकी के सभी हमारे ऑटोजोम होते हैं। लाइक अगर हमारा 23 पेयर क्रोमोसोम है तो इस 23 में 22 पेयर क्रोमोसोम कैसे होते हैं, ऑटोजोमल होते हैं, एंड जो 1 पेयर क्रोमोसोम होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सिकल सेल अनीमिया एक ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ये 22वें क्रोमोसोम, जो 22 पेयर क्रोमोसोम है ना, इनमें से किसी एक के डिसऑर्डर की वजह से है। सिस्टिक फाइब्रोसिस कह रहा है ये भी एक ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब कहीं ना कहीं इन्हीं में से किसी में डिसऑर्डर हुआ है। थैलेसेमिया इज ऑल्सो नॉट अ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ये भी आपके एक्स लिंक का डिसऑर्डर नहीं है। तो बचा क्या, सिर्फ हीमोफीलिया विच इज अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। बेसिकली हीमोफीलिया के कंडीशन में जो इंडिविजुअल होता है ना, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता है, मतलब ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना, वो उसमें एब्सेंट होता है। इसी वजह से अगर कोई पर्सन है और वो हीमोफीलिया से सफर कर रहा है और उसको अगर कट लग जाता है तो उसमें कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहती है, और वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर ना होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इफ अ प्लांट विथ जीनोटाइप RRYY is self-crossed, the proportion of progeny with genotype capital R, capital R, capital Y, small y। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आपको यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस करके दिया हुआ है, ठीक है, कैसे करना है हमें, हम इनको एक बार देख लेते हैं। आपने पनेट स्क्वायर वो जो बनाते हैं हमारे हाइब्रिड में, ठीक है, वहां से हम करके देख लेते हैं। देखो अगर आपका ये दिया हुआ है कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, तो इसको हमें सबसे पहले इनके जो F1 जनरेशन में प्रोजेनी आएगी वो क्या आ जाएगी, वो कहीं ना कहीं क्या आएगी, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही तो आएगी आपकी F1, यही गैमेट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं का हमें क्या कराना है, सेल्फ क्रॉस कराना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बस अब इन्हीं की आपको क्या करा देनी है, सेल्फिंग करा देनी है। चलो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है जब हम इनकी सेल्फिंग कराते हैं। तो थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको इजिली विजिबल हो जाएगा। देखो आर आर यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है, यहाँ पे यहाँ से आर और यहाँ से आर, कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई इधर है और यहाँ से क्या आ गया, स्मॉल वाई आ जाएगा। फिर यहाँ से चलते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ से चलते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह आपको पूरा टेबल फिल करना है, फटाफट से फिल करते हैं। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर से देखो कैपिटल आर और यहाँ हो जाएगा वाई वाई। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप भी मेरे साथ फटाफट करते चलिए, सभी लोग करते चलो, जहां पे डाउट हो मैच करते जाना। ठीक है, आप अपना स्क्वायर बनाइए यहाँ पे और अपने आप फिलिंग करते रहिए। ठीक है, फिर देखो यहाँ क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे देखा जाए तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल एंड स्मॉल। बचा लास्ट वाला कॉलम हमारा, अगेन यहाँ कैपिटल आर कैपिटल एंड स्मॉल वाई, यहाँ पे देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर और ये देखो स्मॉल वाई आ गया।
फिर यहाँ पे आ जाते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे आ जाते हैं स्मॉल स्मॉल, ये सारे स्मॉल स्मॉल हो जाएंगे। हमें किससे मतलब है, हमें क्या पता करना है, कितने प्रोजेनी हैं जो इस जीनोटाइप के बने हैं। ठीक है, चलो ढूंढते हैं इसमें से इस वाले कौन से हैं जिनके पास कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। तो देखो एक तो आपको ये दिख रहे हैं, और कहीं दिख रहे हैं, ये देखो एक कंडीशन आपको ये दिख रही है, और कहीं तो नहीं दिख रही है ये वाली कंडीशन। अच्छे से आप लोग भी देख लीजिए, किसी को दिख रही है तो मुझे बताना फटाफट। देखो कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कितने हैं हमारे 2, और टोटल ये कितने गैमेट्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 2:16, ये 2/16 वाला आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप द IA एंड IB एलील्स। इसको इस तरीके से लिख लेना, IA और IB। अब देखो एबीओ ब्लड ग्रुप में जो IA और IB एलील्स हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, को डोमिनेंट है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, एपिस्टैटिक है, या फिर रेसेसिव है। देखो इन सब के डेफिनेशंस आपको याद रखने हैं, और इनके जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन सब चीजों को, देखो रेशियो आपको डेफिनेटली आप निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर याद रहेगा तो आपका टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वैसे तो उस रेशियो की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि एबीओ ब्लड ग्रुप में कौन सी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, को डोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है, को डोमिनेंट में क्या होते हैं, बोथ द जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द फिनोटाइप प्रेजेंट इन द ब्लड ग्रुप। कैसे दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो जैसे अगर हम ब्लड ग्रुप ए के एलील की बात करें, जिसके पास भी ब्लड ग्रुप ए होता है उसके बॉडी में जो एलील होगी वो क्या हो जाएगी, IA I0। ठीक है, जो बी वाले ब्लड ग्रुप के होंगे उनके पास क्या हो जाएगी एलील, IB I0। ठीक है, इसको आप IO भी कह सकते हो। जब आप इनको क्रॉस करोगे तो आपको क्या यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, IA IB। ठीक है, फिर आपको क्या मिल रहा है, IA I0। अगेन आपको क्या मिल जाएगा, IB I0 I0 I0। ठीक है, अब देखो इससे हमें क्या पता चला कि इस, अगर मान लो कोई पर्सन ए है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसका जो पार्टनर है उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो जो उसका बेबी होंगे, जो उसके बच्चे होंगे, उनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा। तो देखो उनका ब्लड ग्रुप AB भी हो सकता है, उनका ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, उनका ब्लड ग्रुप B भी हो सकता है, और उनका ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है। राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। IA जीन ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया, IB जीन ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो को डोमिनेंट वो कंडीशन होती है जब जीन, दोनों जीन्स हमारे बॉडी में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो होता है अगर कोई डोमिनेंट जीन है लेकिन वो दोनों अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, राइट, तो उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि रेड कलर के फ्लावर और व्हाइट कलर के फ्लावर को जब आप क्रॉस कराओगे तो आपको पिंक कलर का फ्लावर मिल रहा है। मतलब अब ना तो डोमिनेंट रेड वाले जीन खुद को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाके और रेड कलर का फ्लावर निकाल रहे हैं, ना ही व्हाइट कलर वाले जीन अपने आप को एक्सप्रेस करके फ्लावर को व्हाइट कलर दे रहे हैं। दोनों ने इनकम्प्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस किया है, इसकी वजह से आपको एक इंटरमीडिएट कलर का फ्लावर मिल गया, और वो फ्लावर क्या कहलाया आपका, पिंक कलर का। सो दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एपिस्टेसिस क्या होता है गाइस, एपिस्टेसिस ये होता है कि अगर मान लो कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे कोई जीन को अफेक्ट कर रहा है, जैसे किसी कंडीशन में किसी जीन के प्रेजेंस या एब्सेंस होने पर अफेक्ट पड़ रहा है, तो वो कंडीशन एपिस्टेसिस हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे डेफिनेशंस आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट क्रॉस अ हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट प्रोड्यूसेस। पी प्लांट में, ठीक है, चलो टेस्ट क्रॉस सबसे पहले तुम बात कर लेते हैं। हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट है। देखो अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं ना, आपने एक तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पढ़ा होगा।
टेस्ट क्रॉस में हमेशा हम हेट्रोजाइगस, जो हमारी हेट्रोजाइगस जीन है, ठीक है, जो भी हमारा F1 जनरेशन आता है उसका क्रॉस हम रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं टेस्ट क्रॉस में। क्या आइडेंटिफाई कराते हैं हम टेस्ट क्रॉस में? हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या जो नया, जो अननोन ऑर्गेनिज्म है, जो अननोन जीनोटाइप है, उसके पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीन है या होमोजाइगस डोमिनेंट या रेसेसिव जीन है। तो हम उसके जीनोटाइप को, अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट को आपने होमोजाइगस वाले जीन के साथ क्रॉस कराया। अगेन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, राइट। तो देखो जितने टॉल मिल रहे हैं उतने ही आपको डॉर्फ भी मिल रहे हैं, तो इक्वल टॉल एंड इक्वल डॉर्फ प्रोजेनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी बराबर मात्रा में, राइट। चलिए, which statement is true for पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? देखो पॉलीजेनिक से आपको आइडिया तो लगी क्या होगा, पॉलीजेनिक का मतलब जब कई सारे जीन्स का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, राइट। सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, तो ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि पॉलीजेनिक मतलब मोर देन वन जीन। ट्रेट एग्जिबिट डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, follow Mendel law of segregation strictly, shows additive effect of multiple gene। यहां पे मिला हमें हमारा आंसर। तो देखा क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल गया था पहले ही, पॉलीजेनिक कई सारे, और यहाँ पे भी आपको मल्टीपल जीन वाले आंसर मिल गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। क्या डेफिनेशन होगी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की? इट इज अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वेयर अ सिंगल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय टू और मोर जीन, यानी एक कोई कैरेक्टर दो या दो जीन से ज्यादा जीन को अगर कंट्रोल कर रहे हैं, एक कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है दो या दो से ज्यादा जीन से, तो उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे अगर हम ह्यूमन हाइट की बात करें, जो हमारी हाइट होती है उसके लिए कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, राइट। मल्टीपल जीन होते हैं, सभी जीन का एडिटिव इफेक्ट की वजह से किसी भी पर्सन की हाइट ग्रो करती है। साथ ही इन्वायरमेंटल फैक्टर, न्यूट्रिशन भी होते हैं जो पर्सन की हाइट को अफेक्ट करते हैं। स्किन कलर भी हमारे कई सारे जीन कंट्रोल करते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे पेरेंट का, अगर एक पेरेंट बहुत गोरे है तो हर केस में बच्चा गोरा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील फ्रॉम दीज जीन रिजल्ट द वाइड रेंज ऑफ स्किन टोन। तो जो जीन्स होते हैं, कई सारे जीन्स, कुछ केसेस में कुछ कैरेक्टर्स के लिए मोर देन वन जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला the F2 generation showed a deviation from Mendelian dihybrid ratio. This is due to, अब क्या लग रहा है आपको यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? देखो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है और मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को कंपेयर किया गया है किसके साथ? मेंडल के एक्सपेरिमेंट के साथ कंट्रोल किया गया है। तो द F2 जनरेशन शो अ डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो। जैसे जो मेंडल का F2 जनरेशन का रेशियो आया था, वो मॉर्गन का जो रेशियो है वो वैसा मेंडल वाला नहीं आया। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन है इसके पीछे लिंकेज, राइट। ड्यू टू लिंकेज द जीन फॉर बॉडी कलर एंड विंग टाइप इन ड्रोसोफिला, ये लिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से आपको सेम F2 रिजल्ट नहीं मिला था एज यू विल गेट इन मेंडल क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, एक मैन है उसका ब्लड ग्रुप ए है, मैरीज अ वुमन विथ ब्लड ग्रुप बी, और जो वुमेन है उसका ब्लड ग्रुप बी है। द ऑफस्प्रिंग्स हैव ब्लड ग्रुप ए बी, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था। आपसे क्या कह रहे हैं, अगर किसी का
ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, तो जो बच्चे होंगे उसका ब्लड ग्रुप ए बी आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि जीनोटाइप इनका क्या होगा, तो जिसके पास ब्लड ग्रुप ए है उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, आई ए आई नॉट, ठीक है, और इनका क्या हो जाएगा, आई बी आई नॉट, राइट। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल जाएंगे, आई ए आई ये, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैच द फॉलोइंग डिसऑर्डर विद देयर क्रोमोसोमल बेसिस, राइट। ये सभी हमारे क्रोमोसोमल डिजीज हैं गाइस। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, किन-फ्लिंटर सिंड्रोम एंड सिकल सेल अनीमिया। अब देखो, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू अकर्स ड्यू टू द ट्राइसोमी इन 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब जो 21वां वाला पेयर था क्रोमोसोम का, वहां पे वैसे तो होने चाहिए थे कितने, एक्स एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेकिन 21st पेयर में एक्स एक्स की जगह एक और एक्स आ गया, तो हम इसे कहते हैं ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम। तो डाउन सिंड्रोम तो करेक्ट है। देन टर्नर सिंड्रोम में जो एक क्रोमोसोम होता है ना वो कम हो जाता है, तो टोटल 45 क्रोमोसोम हो गए। किन फ्लिंटर में एक एक्स्ट्रा हो जाता है। सिकल सेल अनीमिया होता है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। तो ये तो बिल्कुल सही है, सारा 1 by 1 है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग साइंटिस्ट विद देयर कंट्रीब्यूशन टू जेनेटिक्स। देखो साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखना जरूरी है, राइट। क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपके लेवल पे एग्जाम में, तो यहाँ पे सभी के नाम, उनके एक्सपेरिमेंट्स, जहां जहां पे भी आपको एनसीईआरटी की बुक में मेंशन किया गया ना, वहां से पढ़ लेना, क्वेश्चन आता है वहां पे, ठीक है। तो मेंडल की अगर हम बात करें, यहाँ पे मेंडल ने क्या किया था, ऑलरेडी सबको पता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, और तो कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो मेंडल हो गए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। अच्छा, वॉटसन एंड क्रिक ने तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल होता है वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। चलिए, मॉर्गन ने किस पे बात की थी, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे बात की थी। एंड बीडल एंड टॉटम आपके 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। तो 1 का हो गया डी, आपको 1 का डी इसी में देखने को मिल रहा है, 2 का सी, 3 का बी एंड 4 का ए। So this should be the correct option. Next है, which of the following statement is true for Mendel's law of segregation? तो मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। मेंडल के कौन कौन से 3 लॉज थे, फटाफट से सभी लोग याद करिए, कौन कौन से 3 लॉज थे गाइस। Yes, law of dominance, law of segregation and law of independent assortment, right? तो यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जीन डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि उन्होंने कहा था कि जीन असॉर्ट होता है। एलील सिग्रीगेट टुगेदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मुझे लगता है यहीं पे आपको आंसर मिल गया है। लिंक्ड जीन डू नॉट सेग्रीगेट, एलील सिग्रीगेट रैंडमली। Allele segregate together during the gamete formation, right? And allele segregate randomly into the gamete. अब इन दोनों स्टेटमेंट में स्लाइट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ कह रहा है कि एलील सिग्रीगेट टुगेदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, मतलब जो एलील है एक साथ सिग्रीगेट हो रहे हैं, मतलब उनको पता है कि किस में जाना है। यहाँ पे कह रहा है कि रैंडमली सिग्रीगेट हो रहा है, उनको नहीं पता है कि वो किस वाले में जा रहा है, स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलील सिग्रीगेट रैंडमली इनटू द गैमेट्स एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सिग्रीगेशन ऑफ मेंडल। Which of the following trait shows 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो इन दी F2 जनरेशन। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स शोज 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो रेशियोज है ना, जैसे पॉलीजेनिक ट्रेट हो गए, कोडोमिनेंट हो गया, एपिस्टेसिस हो गया, इनके रेशियोज आप जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको रेशियो से क्वेश्चन पूछने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो आपको F2 जनरेशन में किसकी देखने को मिलेगी। देखो
रेसेसिव डाईहाइब्रिड में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें तो वो लंबा वाला मिल रहा था ना 9:2 वाला। रेसेसिव, पॉलीजेनिक और कोडोमिनेंट में अगर हम देखें तो कोडोमिनेंट वो ट्रेट है जिसमें आपको 1:2:1 का जीनोटिपिक रेशियो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इन सिकल सेल अनीमिया द कॉज ऑफ द डिजीज इज, सिकल सेल अनीमिया में जो बीमारी कॉज हो रही है, ठीक है, क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिन फॉर ग्लूटामिक एसिड, डिलीशन ऑफ वैलिन, इंसर्शन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, या फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लाइसिन फॉर वैलिन। अब देखो यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया जो बीमारी होती है ना, इस दौरान हमारे आरबीसी का यूजुअली शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, राइट। लेकिन सिकल सेल अनीमिया में आरबीसी का जो शेप होता है ना, वो स्पिंडल शेप हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पिंडल शेप क्यों होता है? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन होता है किसका? वैलिन फॉर ग्लूटामिक एसिड। इसकी वजह से हमारा सिकल सेल अनीमिया हो जाता है ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुमन विथ नॉर्मल विजन हैज अ कलर ब्लाइंड फादर, राइट। एक वुमन है जिसका विजन नॉर्मल था, लेकिन उसके फादर कलर ब्लाइंड थे। तो अगर फादर कलर ब्लाइंड है और वुमन नॉर्मल विजन है, फिर भी वुमन के पास फादर का कैरियर जीन तो आएगा ही आएगा। तो हम ऐसा बना सकते हैं कि भाई वुमेन जो है भले ही नॉर्मल है, बट शी इज अ कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस जीन। शी मैरीज अ मैन विथ नॉर्मल विजन। अब उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे मैन से जिसका विजन नॉर्मल है, उसको कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो रखी है। What is the probability of their son being color blind? अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके जो बच्चे होंगे, जो सन हो रहा है, वो कलर ब्लाइंड होगा? सन की सिर्फ बात की गई है, ठीक है। तो देखो, जब आप इसको क्रॉस कराओगे आपको यहाँ क्या मिलेगा? एक ये एक्स सी और ये फादर का एक्स, फिर एक्स सी और फादर का वाई क्रोमोसोम, राइट। यानी जो डॉटर बन रही है, जो डॉटर बनेगी वो कैसी होगी? कैरियर होगी। विजन नॉर्मल होगा लेकिन कैरियर होगी। जो सन है, क्योंकि इनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उनके पास कलर ब्लाइंड वाला जीन आ गया है, तो ये कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। तो सन हमारा कैसा हो जाएगा? कलर ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारा नॉर्मल एक्स, नॉर्मल एक्स, नॉर्मल एक्स, नॉर्मल वाई। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल, यानी अगर हम सन का रेशियो देखें तो एक सन कलर ब्लाइंड हो गया और एक सन हमारे कैसे हो गए? नॉर्मल विजन। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 50% जो सन होगा दैट इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Which type of inheritance is observed in pea plant for flower color when F1 generation shows a blend of parental trait? राइट अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कौन से टाइप का इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलेगा पी प्लांट में फॉर फ्लावर कलर, जब F1 जनरेशन में ब्लेंडिंग होगी। ब्लेंडिंग मतलब वही कि अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है जीन, एक्सप्रेस तो कर रहा है बट कंप्लीटली नहीं कर पा रहा है, तो वो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Next, the percentage of recombinant progeny in a dihybrid cross indicates. क्या पूछ रहे हैं आपसे कि जो परसेंटेज होता है रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी का, राइट, वो क्या बताता है? तो डेफिनेटली ये जो रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज होता है ना प्रोजेनी का, ये बताता है डिस्टेंस बिटवीन जीन, यानी जो हमारा क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम पे दो जीन के बीच में कितनी दूरी है, ये आपकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बताती है, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज बताता है। क्लियर है? ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एपिस्टेसिस, वन जीन। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था डेफिनेशन, सभी लोग इसका आंसर फटाफट करके बताएंगे। क्या होता है एपिस्टेसिस में? एक जीन जो होता है मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। तो यही इसकी डेफिनेशन है, इसको याद कर लो। नेक्स्ट,
मैच द कॉलम। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। इसमें आपको इनके एग्जाम्पल सीधे सीधे बताने हैं, तो चलो देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, एक्स लिंक्ड और पॉलीजेनिक। पिंक वाले फ्लावर का हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो पिंक फ्लावर कैसे हो गए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस का मतलब क्या हो गया, हमने ब्लड ग्रुप में पढ़ा था कोडोमिनेंस, तो ये यहाँ पे आ गया, राइट। हाइट हमारा एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहा था, तो यहाँ पे आ गया हाइट वाला। और हीमोफीलिया क्या था, एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर था, तो ये बन गया आपका ऑप्शन। क्या ऑप्शन करेक्ट आएगा, 1 का सी। किसमें है 1 का सी, 2 में है, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गया। 1 का सी हो गया, 2 का ए, 1 का सी 2 का ए, लो सेकंड वाले में मिल गया हमें 1 का सी 2 का ए, राइट। सो हो गया आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। So with this we are ending up this important topic heredity and variation. I hope आपको सारे questions clear हुए होंगे। अगर कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ ही आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा गाइस। विद दिस थैंक यू एवरीवन, बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के एमसीक्यूज के साथ। विद दिस थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।